चलिए वेलकम, स्वागत है सभी को। भारतीय कृषि या भारत में कृषि, हम भारत में कृषि को हम दो भागों में पढ़ेंगे। एक भूगोल के आधार पे, एक भारतीय भूगोल के आधार पे, भारत के भूगोल के आधार पे, एक भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार पे। भारत के भूगोल के आधार पे आर्थिक भूगोल और अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था। अब देखिए आर्थिक भूगोल में क्या पढ़ेंगे हम कृषि को, तो कृषि की क्या समस्याएं हैं, भारतीय कृषि की क्या विशेषताएं, भारतीय कृषि का महत्व, भारतीय कृषि का निम्न उत्पादकता, ठीक है, ऑल ओवर। उसके बाद भूमि प्रबंधन पढ़ेंगे। समस्याएं जब तक विशेषताएं नहीं जानेंगे तो हम कदम क्या उठाएंगे कृषि के विकास के लिए। तो कृषि के विकास के लिए दो चीज मूल रूप से चाहिए। एक पहला जल, तो जल हम पढ़ा दिए, नहीं पढ़ा जल। दूसरा भूमि चाहिए कि नहीं, भूमि चाहिए कि नहीं, भूमि प्रबंधन। तीसरा जोत भी चाहिए, कृषि जोत, सीमांत जोत, लघु जोत, मध्यम जोत, बृहद जोत, नाम सुने होंगे। कृषि जोत, कृषि के का प्रकार या विधियां, खेती का क्या तरीका है, फसल पढ़ेंगे। आप लोग यही पढ़ते हैं कृषि में, कुछ नहीं पढ़ते हैं, हमको पता है। फसल पढ़ते हैं, गेहूं में कौन प्रथम उत्पादन विश्व में भारत में हो गया, हाँ पढ़ लिए भूगोल, ये पढ़ते हैं ना आमतौर पे। जब पूछता है उधर से तो लगता है कि गयो काम से। आ जाओ इधर। तो उसके बाद उर्वरक, कृषि को उर्वरक नहीं चाहिए कि नहीं। दो प्रकार का उर्वरक होता है, रासायनिक उर्वरक और जैविक उर्वरक, नहीं होता है। उसके बाद पशुपालन, कृषि का ही पार्ट है पशुपालन। उसके बाद कृषि क्रांति पढ़ेंगे, कृषि क्रांति। अब आते हैं, ये था आर्थिक भूगोल का पार्ट। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को देखो क्या पढ़ेंगे। हाँ हाँ बैठो, क्यों नहीं। आर्थिक भूगोल ये तो कृषि का हो गया। अब देखो कृषि को अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ोगे। कृषि को तो कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता, आप ये दोनों चीज पढ़ते हैं, इसको और इसको जोड़ के पढ़ते हैं। उत्पादन में प्रथम किसका स्थान है, उत्पादकता में किसका, उत्पादन और उत्पादकता अंतर है ना। अब आते हैं कृषि में क्या पढ़ना है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, भंडारण और विपणन। पिछले बार भी बीपीएससी यहाँ पूछता है, इसका फेवरेट है ये बीपीएससी का, ये टॉपिक पूरा फेवरेट है, ये तो है ही। कृषि में क्या पढ़ेंगे, कृषि का विकास के लिए क्या चाहिए, वित्त प्रबंधन नहीं चाहिए, बैंक लोन कौन मिलता है, वो योजनाएं विभिन्न प्रकार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, नाम सुने हो, ये यहाँ पढ़ेंगे। शैक्षणिक केंद्र एवं केंद्र, शैक्षणिक केंद्र और अनुसंधान केंद्र। चावल का अनुसंधान कौन करता है, तंबाकू का, गन्ना का, ऐसा पढ़े होंगे, यही है। उसके बाद बोर्ड, टी बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, नाम सुने हो, जूट बोर्ड, यहाँ पढ़ना है। पिछले बार ने पूछा था बिहार से कि पहला जो है जूट बोर्ड कहाँ, चाय की जूट, जो भी चाय। खाद्य सुरक्षा में अधिनियम और प्रबंधन, जब हमको भूमि मिला फिर हम उसके विकास के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया, तो फाइनली खाद्य सुरक्षा पहला उद्देश्य कृषि, भारत कृषि प्रधान देश है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कृषि कार्य जो होते हैं उसके अंतर्गत पहली प्राथमिकता है खाद्यान्न। तो खाद्य सुरक्षा पीएचएच, जैसे राशन कार्ड पे सिग्नेचर कराई थी सुधा, ये है खाद्य सुरक्षा। चाहिए ना खाद्य सुरक्षा कि नहीं चाहिए, यहाँ से बीपीएससी पीटी में पूछा है, मेंस में तो है। ये रहा आपका भारतीय कृषि को आप कैसे पढ़ेंगे। तो हम अभी भूगोल पढ़ा रहे हैं, भारत का भूगोल, तो हम आर्थिक भूगोल पढ़े, इस अंदाज से कृषि को पढ़ेंगे। जब अर्थव्यवस्था में जाएंगे तब ये पाठ पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था में पढ़ाएंगे। क्लियर है ना सबको, चलिए लिखिए।
लोग देखते हैं भारतीय कृषि की समस्याएं और भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या है। इसको एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। डंडी मारोगे, पीटी में भी डंडी मारा जाओगे और मेंस में भी, बता दे रहे। इसलिए तो मुंह पे होना चाहिए 9 पॉइंट दोनों का, 18 पॉइंट। भारतीय कृषि की क्या समस्या है? तो पहला समस्या है कि अनियमित मानसून पर निर्भरता। हम लोग मानसून पर निर्भर रहते हैं कि यार वर्षा होगा तो धान के बीया डालेंगे, अब धूप खिलेगा तो गेहूं का रोपाई करेंगे। यानी मानसून पे हम लोग निर्भर, मौसम पे निर्भर। क्लियर हो गया? अभी क्या है, मधुबनी में किसानों से हमने पूछा तो बोला सर अभी बीया हम डाले ही नहीं, तो ये पानी को फायदा नहीं है, ये पानी 20 दिन के बाद पड़ता है इतना तो अच्छा रहता है। क्लियर हो गया ना? तो मानसून, अनियमित मानसून पर निर्भर है। अनियमित का मतलब होता है समय से नहीं आना, समय के पहले भी आ जाना, खूब वर्षा हो रहा है। दूसरा निम्न उत्पादकता। हम लोग पूरा कृषि कार्य करते हैं, समय देते हैं, मानव बल लगता है, पूंजी लगता है, लेकिन कहता है कि हो गांव में अभी धान बड़ी कम हो रहे, एक मन में 1 कट्ठा में की मन हो रहे, 1 कट्ठा में 3 मन होना चाहिए था, हुआ कितना? क्या कब आएगा? यानी अधिक क्षेत्रफल अधिक, उत्पादन कम। जबकि हमने मानव बल या पूंजी, उन्नत किस्म के बीज, जैविक या रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई भी ठीक ठाक प्रबंध है, फिर भी कम भूमि में, अधिक भूमि में कम उत्पादन हुआ। उसको बोलते हैं निम्न उत्पादकता। वित्तीय संसाधनों की बाध्यता। भारतीय बाध्यता है, कमी नहीं लिखे हैं। क्या लिखे हैं? बाध्यता। शब्द समझ लेना, नहीं तो फिर कहोगे सर बाध्यता नहीं, कमी होगा। बाध्यता। भारतीय कृषि का एक समस्या ये है कि पैसा के बिना कृषि नहीं होगा। अब छोटे मध्यम प्रकार के जो किसान हैं उनको बिया के लिए पूंजी चाहिए, नहीं चाहिए? जुताई, बुनाई, हर एक चीज़ों के लिए उसको पैसा चाहिए, तभी वो कृषि कार्य करेगा। यानी बिना वित्तीय प्रबंधन का भारत में कृषि कार्य नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि वित्तीय संसाधनों की क्या है? पूंजी चाहिए। क्लियर है ना? किसानों की ऋणग्रस्तता। अब किसान महाजन से भी पूंजी बनाने के लिए ऋण ले लेता है, बैंक से भी ऋण लेता है, और बैंक को चुका नहीं पाता, महाजन को चुका नहीं पाता, क्योंकि उसका फसल उत्पादन उतना नहीं हुआ, और जो हुआ खाया पिया उसी में खत्म हो गया। कृषि अधिशेष की स्थिति नहीं है। कृषि अधिशेष का मतलब क्या हुआ? खा के जो बच गया। 1 मन गेहूं हुआ और पूरे परिवार 1 साल 25 केजी खाया। 1 मन बराबर 40 केजी होता है, पता है ना? 25 केजी खाने में तुम्हारा खर्च हो गया, खाने पीने, उसको स्वास्थ्य में, शिक्षा में 25 केजी में हो गया, खा पी लिया, सब कुछ हो गया। बचा कितना? 15 केजी। जो 15 केजी बचा वो अधिशेष है, अधिशेष। तो वो अधिशेष को आप क्या करेंगे? बाजार ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे बाजार से। तो वो जो पैसा आएगा क्या करेंगे? बैंक में रखेंगे, बेटा बेटी की शादी करेंगे। कृषि अधिशेष जब तक नहीं होगा तो आप अन्य काम नहीं कर सकते। कृषि अधिशेष में शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत आवश्यकताएं शामिल नहीं होगा। मूल खाना जो खाते हैं भोजन, वो और मूलभूत आवश्यकताएं को छोड़कर जो बच गया वो कृषि अधिशेष होगा। जैसे मान लीजिए कि 40 केजी आपको गेहूं हुआ, उसमें 10 केजी खाने में 1 साल खर्चा हुआ, ठीक है? 10 केजी में बेचे आप, तो वो आपका बच्चा को ट्यूशन फी, परिवार में अगर स्वास्थ्य खराब हुआ तो दवाई दारू जिसको बोलते हैं गांव में, कि दवाई उवाई व्यवस्था करना, साथ ही सब्जी उब्जी लाना, तेल मसाला या और कुछ मूलभूत आवश्यकताएं, मतलब जो जरूरी है, वो 15 केजी खर्च हुआ। तो 15 और 10 कितना हुआ? 40 में 25 घटा देंगे तो 15 कृषि अधिशेष। क्लियर हो गया? कृषि अधिशेष किसको कहते हैं?
किसानों की ऋणग्रस्तता, बहुत किसान हत्या भी किया है महाराष्ट्र में, पंजाब में आपने देखा होगा, सुना है। भूमि सुधारों की कमी, भारत में कृषि की एक समस्या यह है कि भूमि सुधारों की अभी भी कमी है। अभी भारत में खास करके बिहार में चकबंदी कानून लागू अब तक नहीं हो पाया। अभी जो सर्वे चल रहा है, उस सर्वे का एक उद्देश्य ये है कि ये पता चल पाए कि किस किसानों के पास कितना भूमि है। और दूसरा अंतर्निहित उद्देश्य बिहार सरकार का है कि हम चकबंदी व्यवस्था लाएं। चकबंदी क्या है, हदबंदी आगे समझाएंगे, अब इतने जाने। यानी पूर्णतः भूमि सुधार नहीं हो पाया। अभी भी बहुत लोग गांव में भूमिहीन है, और बहुत लोग ऐसे हैं जिसके पास अभी भी 30-40 बीघा खेत है ना। चलो, छोटे जोत एवं विखंडित जोत, ये भी समस्या है। तुम्हारे पास 1 बीघा खेत है तो 4-5 गो एरिया में है, 5 कट्ठा इधर, फिर 1 किलोमीटर पे 2 कट्ठा, फिर उधर क्या है, छोटा जोत है और क्या है, विखंडित है। तो तुमको तो ज़्यादा समय लगता है, एक तो मानव बल में, पूंजी में। ट्रैक्टर ले गया, अब 1 कट्ठा के लिए ट्रैक्टर ले जा रहे हो, जितना ना जुताई का भाड़ा होगा उतना उसको तेले यहाँ से कहेगा कि ये जो यहाँ से हम आपके खेत तक आए ये भी भाड़ा दीजिए, ऐसा कहता है ना। तो छोटे जोत एवं विखंडित जोत भी भारतीय कृषि की क्या है, समस्या है। वाणिज्यकरण का अभाव, अब आप देखते होंगे गांव में बहुत से किसान धान उपजा लिया, गेहूँ उपजा लिया, खाने भर वो रख दिया कोठी में, कोठी पर तो समझते हो ना, रख दिया, और अब इंतजार कर रहा है कि भाव बढ़ेगा, फिर ये इंतजार कर रहा है कि कोई व्यापारी आके खरीदे, लेकिन नहीं खरीदता है, औने पौने दाम में बेचारा बेच देता है किसी खुदरा में। तो वाणिज्यकरण का अभाव है, ये निश्चित नहीं है भारत में, सुनिश्चित अब तक नहीं हो पाया है कि किसान जो भी उत्पादन कर रहा है उसका खेते या खलियाने से खरीदने वाला हो। जब आपके कृषि पदार्थ का खेत या खलियान से खरीद ले तो मानना कि वो क्या हो गया, कृषि का वाणिज्यकरण। अब वहाँ से आप लाते हैं खेत खलियान में, खेत खलियान से फिर दौनी पिटाई करके आप घर में कोठी में रखते हैं, कुछ बोरा में रख देते हैं, फिर इंतजार करते हैं कोई व्यापारी खरीदेगा, नहीं खरीदा तो फिर आप ऋणग्रस्तता का शिकार होंगे, क्योंकि पूंजी लॉस होगा आपका। तो भारतीय कृषि की समस्या है कि वाणिज्यकरण का क्या अभाव है। वाणिज्यकरण मतलब कृषि को बेचना, कृषि खाद्यान्न फसल को क्या कर देना, बेचना, बाजार तक पहुंचाना। भारत में भारतीय कृषि बाजार आधारित कृषि नहीं है। वाणिज्यकरण अभी पूर्ण रूप में नहीं हो पाया। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कपास है, जूट है, चाय है या मसाला है, लेकिन जो जिसका उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है, गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, ये जो 4 गो मूल है, इसका मांग कम है। ठीक है। व्यापक अल्प रोजगार, भारत में सबसे अधिक रोजगार असंगठित क्षेत्रों में कृषि में ही है। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम कर रहे हैं, कृषि में। ये पीटी, लेकिन यहाँ क्या लिखे इसका समझना है, अल्प रोजगार लिखे, ये समझो। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी विशेषता ये है कि रोजगार जो है सबसे अधिक कहाँ है, कृषि क्षेत्र में और संगठित क्षेत्रों में। और संगठित क्षेत्रों में सबसे अधिक कृषि में, और संगठित क्षेत्रों में सबसे अधिक रेलवे में, पता है ना। लेकिन व्यापक अल्प रोजगार, यानी रोजगार तो है सबसे अधिक, लेकिन अल्प मतलब कम समय के लिए। अरे भाई, धान का आप खेती कर रहे थे, बुनाई के समय 1-1.5 महीना में जितना आप रोजगार मिल जाए, फिर सब बैठल है, इंतजार कर रहा है कि अब फसल कटने का समय होगा तो हम काटेंगे। यानी बुनाई के समय रोजगार मिला, फिर बैठ गए, फिर कटाई के समय रोजगार मिलेगा, फिर काट उठ के लाए रखे, फिर दौनी कीजिएगा तब रोजगार मिलेगा। यानी गैप है, इसी को कहते हैं व्यापक अल्प रोजगार। क्लियर हो गया ना, व्यापक अल्प रोजगार का मतलब। कृषि योग्य भूमि का क्या है, निम्नीकरण है। मतलब कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण का मतलब होता है कि सिंचाई और एवं कृषि के विकास के लिए, फसल के विकास के लिए सरकार की जो नीति है वो क्या है, दोषपूर्ण है। नहीं, समुचित सिंचाई व्यवस्था नहीं, समुचित विकास का प्रबंधन नहीं, बराबर भूमि का क्या हो गया, निम्नीकरण।
समुचित सिंचाई प्रबंधन नहीं और समुचित कृषि के विकास के लिए प्रबंध नहीं। प्रबंध में बहुत सा प्रबंध हो जाएगा, वित्तीय प्रबंध हो गया, भंडारण प्रबंध हो गया, बाजार ले जाना जिसको बोलते हैं विपणन प्रबंध हो गया, परिवहन प्रबंध हो गया। ये सब की अभी भी अभाव है। आप देखते होंगे कि मान लीजिए यहीं पे देख लें, उधर खेत है बहुत किसानों का, लेकिन वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मार्ग नहीं है। अब बेचारा माथे पे या इंतजार करेगा कि सबका फसल कट जाए तो ट्रैक्टर से खेत में इन करा के रोड पर लाएंगे। यानी परिवहन का अभाव है। सड़क के खेत के किनारे इस तरह से प्रबंध नहीं किया गया कि चारों तरफ सड़क बना दे ताकि किसानों को। रसिया में क्या है, रसिया में समाजवाद इसलिए आया था कि रसिया में व्यवस्था की गई थी कि जितना एरिया है खेत का वो चारों तरफ उसको रोड बनाया गया, समय निर्धारण किया गया। जिस तरह से आपको सरकारी नौकरी में ऑफिस जाते हैं 9 बजे, फिर शाम को 4 बजे आते हैं, ठीक उसी तरह था। यानी सभी लोग मोटरसाइकिल से गया, वो रोड पे लगाया, जो मेड़ होता है चारों तरफ बाध का या खेत का, उसके बाद खेत में काम किया, फिर अपना टाइम हुआ चल दिया। इसलिए वहाँ पे सफल हो पाया समाजवादी व्यवस्था। ठीक है, तो ये था। अब भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या है, आजीविका का क्या है, ये जीविकापार्जन का भी। आजीविका मतलब खाना, आजीविका मतलब खाना प्लस न्यूनतम आवश्यकताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य। क्लियर हो गया ना। प्रकृति पर अत्यधिक निर्भरता, हम प्रकृति पर अत्यधिक निर्भर हैं, चाहे वो मानसून के दृष्टिकोण से देखें, चाहे जल संसाधन के दृष्टिकोण से देखें। अब मधुबनी में ट्यूबवेल नहीं है, निजी ट्यूबवेल का अभाव दिखता है। सरकारी ट्यूबवेल है तो बंद पड़ा हुआ है, क्रियाशील है। उसके कारण यहाँ के लोग वर्षा पे निर्भर है कि अब बारिश होगा भारी मात्रा में तब हम ये काम करेंगे। नहीं, प्रकृति क्या हुआ, प्रकृति पर अत्यधिक निर्भर। मानसून आधारित कृषि है यहाँ, नहीं है। मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून मतलब धान, लौटती हुई मानसून मतलब गेहूँ, ये है ना। भारतीय कृषि को मानसून का क्या कहा गया है, जुआ। क्यों, मानसून नहीं आया तो गयो काम से। अगर हम अभी धान बिना बारिश, ये अनुमान लगाता किसान यहाँ का कि जुलाई में तो बारिश होता ही है, बारिश होगा, चलो धान का रोपाई किसी तरह कर देता। और अगर बारिश नहीं होता तो क्या होता, कृषि को क्या कहा गया, जुआ खेलना, रिस्क लेना। खाद एवं खाद फसलों को उत्पादन, भारतीय कृषि में खाद और खाद मतलब खाने वाला और नहीं खाने वाला में क्या है, जूट, कपास, ये सब क्या है, रबर, है ना। उत्पादकता का निम्न स्तर जो यहाँ पर समझाए वही है। फसलों की विविधता, भारतीय कृषि में एक विशेषता है कि फसलों की विविधता, कई फसल, बहुत सा फसल है, एक फसल थोड़ी यहाँ है। क्षेत्र के आधार पे, जलवायु के आधार पे बहुत फसल, धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मरुआ, कितना फसल है। ठीक है, कृषि आधारित उद्योगों के लिए कृषि कार्य, यहाँ पे एक विशेषता है भारतीय कृषि का, किसान कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी काम कर, कृषि कार्य करता है। जैसे रबर की खेती, तो रबर, भारत में प्राकृतिक रबर का उत्पादक भारत ही है। उसका खेती होता है, रबर आता है तब टायर बनता है, तो टायर बनना उद्योग और उसका प्रारंभिक कच्चा माल कृषि। जूट का बोरा बनता है तो बोरा बनना उद्योग, और जूट का जो कच्चा माल हुआ कृषि। क्लियर है ना। तो कृषि आधारित उद्योगों के लिए यहाँ कृषि कार्य होते हैं। ये भारतीय कृषि की विशेषताएं, और ये मुंह पे रहना चाहिए। अगर ये मुंह पे नहीं है तो आप फिर ग्रुप डी की तैयारी करें। चलिए अब आते हैं, अगला है भारतीय कृषि का महत्व। क्या महत्व है भारतीय कृषि का भारत में, भारतीय अर्थव्यवस्था में? तो भारत का 58% जनसंख्या अभी भी कहाँ है, कृषि पर ही निर्भर है। खाने पीने, बेटा बेटी शादी करने, घर बनाने, जमीन खरीदने, सब कुछ कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। कौन, कृषि। कच्चा माल नहीं, रबर है, जूट है, कपास है,
है ना, कच्चा माल। अगर प्लाईवुड बनाना है या कुछ भी, राष्ट्रीय आय में इसका क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, नाम सुने हो? वही है। भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पर कृषि कार्य है? याद रखना 51%। यहाँ पे 58% निर्भर और खेती। जितना क्षेत्रफल है भारत का, कितना है क्षेत्रफल? 3,32,87,000। उसमें 51% पे कृषि है। क्लियर है ना? मनी भारत के जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद, जिससे क्या हुआ? ग्रोस, डी से और पी से प्रोडक्ट, उत्पाद, ये है ना। में योगदान 1950 में क्यों लिखे? भारत आजाद हुआ, संविधान बना, जब पंचवर्षीय योजना आई, तब कृषि का कितना योगदान था जीडीपी में? 52.2%। ठीक है। उसके बाद 19-20 में 20-21 में बढ़ गया, और 21-22 में किसका काम है? किसका काम है? ये तुम्हारा काम है, लिख लेना। चलो, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता या पिछड़ेपन ये क्या कारण है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा रहना। आप देखते होंगे कि गांव में आपके आस पड़ोस में किसी के पास 4 बीघा, 1 बीघा, 2 बीघा खेत है, जबकि 2 ही व्यक्ति पूरा कृषि कार्य कर सकता है, लेकिन 4 भाई है, चारों भाई, पिता, पूरा सब परिवार लगा हुआ है। यानी वो समझता है कि हमको रोजगार है, मिल रहा नहीं। 2 व्यक्ति भी काम निष्पादन कर सकता था उतने खेत में, लेकिन 4-5 लगा हुआ है। उसी को आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा होना। परछन और छिपी हुई बेरोजगारी, वही छिपा हुआ है। कह रहा है कि रोजगार मिल रहा है। 5 भाई, पिता भाई मिला के 5 आदमी, हो सकता था 2 आदमी ही काम कर सकता था, तो 3 आदमी जो लगल है वो क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी है, परछन बेरोजगारी इसको कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी को परछन या छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में। ठीक है। जनसंख्या का दबाव भी उत्पादकता का कारण है। निम्न उत्पादक जनसंख्या का दबाव मतलब आप देखते होंगे, आपको याद भी होगा कि आप जब छोटे होंगे तो आपके घर के बगल वाला जो भूमि होगा उसमें कृषि कार्य होता होगा, यहाँ तक कि धान का भी कार्य होता होगा। लेकिन अब घर बन गया होगा, या अब आलूआ की खेती भी नहीं होता होगा, सब्जी भी नहीं हो पाता होगा, नहीं ना, ऐसी प्रति पड़ा हुआ। वही होता है कि जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है लगातार। जनसंख्या वृद्धि हो रहा है तो कृषि भूमि भी अब वो बसावट में परिवर्तित हो गया। जनसंख्या, घर लोग बना रहे हैं, अपना दलान बना रहे हैं गाय भैंस को बांधने के लिए। देखें, भूमि जोत का छोटा आकार होना। पहले 5 भाई था, पहले उसके पिताजी 2 भाई था, तो दोनों भाई को 5-5 बीघा थे। अब उसके वो जो पिताजी है जिसको 5 बीघा खेत, अब उसको 4 बेटा, तो कितना बटा? अब फिर अब उसको भी सबको 2-2 बेटा। चलिए, जोत का आकार छोटा हो गया ना? नहीं हुआ। भूमि तो सीमित है, रबड़ थोड़े टनाएगा। तो भूमि जोत का छोटा आकार होना। उत्पादन का पिछड़ी तकनीक, अभी आप देखते होंगे कि पहले लोग हल बैल से, है ना, अब ट्रैक्टर आया, बहुत लोग ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, लेकिन उसमें बड़का फाल आता है 2 प्रकार का, मिट्टी को उलट देने वाला और एक क्या बोलते हैं उसको, जुताई। लेकिन ट्रैक्टर से जुताई होता है तो भूमि फिर प्लेन नहीं हो पाता। जब भूमि प्लेन नहीं होता है तो पानी आप सिंचाई करते हैं, कृत्रिम सिंचाई मोटर पंप से, तो कहीं पानी जम जाएगा, कहीं पानी नहीं पहुंच पाएगा। पिछले तकनीक को बताता है। अभी भी हम लोग के क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई नहीं आ पाया है। तकनीक आया है? नहीं है। तो उत्पादन का पिछली तकनीक उसी बोलते हैं। अभी भी बहुत से ऐसे, खास करके छोटे और सीमांत किसान अभी भी कटाई उटाई करेगा,
करता है ना। प्रकृति संसाधनों पर, इसमें समझाना है क्या मतलब, प्रकृति संसाधनों पर मतलब क्या निर्भर हो, तुम किसान हो मान लीजिए, बताओ, भूल गया। अरे मौसम, मानसून, वर्षा, मानसून दिए, मानसून आधारित दूसरा। मानसून क्या है, कृत्रिम में तुम बनाइए, उधर तक क्या हंस रही क्यों, उसको किधर क्या हंस रही। मानसून क्या है, मानव बनाया या प्रकृति। वर्षा क्या है, तो हम लोग प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक निर्भर है। चलिए लिखिए, देख के नहीं हंसना है दूसरे को। चलिए तो अब अगला आते हैं कृषि का ही पाठ में भूमि प्रबंधन या भूमि उपयोग। इसके अंतर्गत हम पहला पढ़ते हैं भूमि उपयोग का विवरण। भारत में क्या है, तो भारत की कुल भूमि, जितना भूमि है भारत का क्षेत्रफल है, उसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब फसल, हम सिर्फ फसल, शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब सिर्फ फसल कितना परसेंट पर, 40.6% पर हम फसल बोते हैं। क्लियर है ना। वनों से आच्छादित भूमि कितना है, 21.67 है वनों से। प्रति भूमि कितना है, 7.6%। बंजर भूमि कितना है, और अस्थायी चारागाह एवं बाग की भूमि कितना है, जोड़ो कितना परसेंट हुआ जल्दी। कितना हुआ, हाँ कुछ नहीं, कोशिश को मैथ नहीं पता, 83% कितना, क्या चीज, 84.87। 84.87 हो गया, इसको समझो। 84.87 भूमि यानी स्थल क्षेत्र है भारत में, और 100 में घटाओ 84.87 कितना हुआ, 15.13 ये हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया, हाँ। चलिए लिखिए, आज के कुल भूमि का जो 84.87 है ये स्थल क्षेत्र है, जिसपे यही स्थल क्षेत्र पे शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, वन है, प्रति भूमि है, बंजर है, स्थायी चारागाह है। अस्थायी चारागाह मतलब चारा, पशु चराने के लिए सिर्फ घास फूस होता है, उसको अस्थायी चारागाह से। बाग, कुछ लोग ने बाग उगाता है छोटा छोटा, वो ये स्थल क्षेत्र का 84 पॉइंट में इतना। बाकी क्या है, जल क्षेत्र। चलिए लिखिए, भूमि के प्रकार में 3 प्रकार का भूमि होता है, सब कुछ जान लो। तो गांव का हो लेकिन कुछ पता है कि नहीं, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सारा चीज जान ले भाई, सामाजिक जीवन जीने में, व्यवहारिक जीवन जीने में भी, और लोगों को बताने में भी, और खुद मेंस जब लिखेंगे तो समझ में आएगा। भूमि के प्रकार में 3 प्रकार का भूमि होता है, कृषि भूमि होता है, प्रति भूमि है, बंजर भूमि। कृषि भूमि उसको कहते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जहाँ फसल हम बोते हैं, सिर्फ फसल, पेड़ पौधा वन तन नहीं, इसको बोलते हैं कृषि भूमि। क्लियर हो गया, इसमें क्या समझना है। दूसरा प्रति भूमि, जिसमें 1 वर्ष से 5 वर्ष तक कोई फसल नहीं उगाया गया, मतलब फसल उगाया गया, फसल उगाए जाने की अवधि
एक फसल से दूसरे फसल के बीच का अवधि कितना होगा? ये हुआ ना, मतलब आगे धान उस खेत में रोपे हैं तो 5 वर्ष के बाद ही धान रोपाएगा। इसको बोलते हैं प्रति भूमि। बंजर भूमि कृषि के लिए अयोग्य है, भविष्य में भी कृषि के लिए योग्य नहीं हो सकता, भविष्य में भी। तो सरकार यहाँ क्या करती है? बंजर भूमि पे या तो पेड़ पौधा लगा दिया, नहीं तो उद्योग धंधा लगता है, ये है ना। तो ये था भूमि का प्रकार। चलिए लिखिए। चलिए, भूमि में सुधार आते हैं। भारत में भूमि सुधार, ठीक है। इसमें सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन प्रथा या भूमि सुधार अधिनियम 1956 नहीं, 1950, 56 नहीं, 1950। जब 52 में लागू हुआ तो उतना भी दिमाग काम नहीं करता है। 1950 जमींदारी उन्मूलन प्रथा भारत में जो विधेयक आया, अधिनियम आया, उस अधिनियम का नाम है 1950 जमींदारी उन्मूलन प्रथा या भूमि सुधार अधिनियम 1950। ठीक है, विधेयक अधिनियम का नाम है जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। अधिनियम लागू भारत में या प्रभावी कब हुआ? 50 में आया, लेकिन लागू हुआ 1 जुलाई 1952 में जाकर। प्रावधान क्या था? तो जमींदारों एवं बिचौलियों को समाप्त किया गया, यानी जमींदारी प्रथा क्या हो गई? समाप्त हो गई। इसी अधिनियम से समाप्त हुआ था। किसानों को काश्तकारी अधिकार दिया गया। काश्तकारी का मतलब बटाईदार। जो जमींदार था तो जमींदार अपने से खेती नहीं करता था, खेती कौन करता था? किसान, छोटका, जिसको काश्तकार कहते हैं, बटाईदार। तो इससे समाप्त किया गया, लेकिन सरकार कहा कि जो जिसकी भूमि खेत बटाई के रूप में काम कर रहा है वो काम करेगा, अभी भी और भविष्य में भी। क्लियर है ना? तो उसी को बोलते हैं किसानों को काश्तकारी या बटाई अधिकार दिया गया। इसीलिए आप देखते हैं गांव में बटाई लोग करता है ना, इसी अधिनियम से मिला। सर्वप्रथम जमींदारी उन्मूलन प्रथा किस राज्य में लागू हुआ? बिहार में कब लागू हुआ? 1972 से 74 के बीच में लागू हुआ। क्लियर है? चलिए लिखिए। अब आते हैं काश्तकारी सुधार, यानी भूमि सुधार में दूसरा है काश्तकारी सुधार या टेनेसी एक्ट, CNT अधिनियम। ठीक है, क्या है ये विशेषता या ये प्रावधान क्या है इसका? काश्तकारी अधिनियम का क्या प्रावधान है? अंग्रेजों के समय से ही आज तक चल रहा है, वही अंग्रेज वाला ही, थोड़ा मना काट छाट के किया गया, अंग्रेज ही लाया था। ठीक है, राष्ट्रीय नीति के तहत सरकार का जो नीति है, केंद्र सरकार का, भूमि पर स्वामित्व उसी का होना चाहिए जो उसे, सही बात है, जो बेचारा वर्षों से भूमिहीन है लेकिन किसी भूमि मालिक के जमीन पर जोत बो रहा है, तो भूमि का स्वामित्व किसका होना चाहिए? जो जोत रहा है, बुआई जुताई जो कर रहा है उसी का होना चाहिए। इस अधिनियम से बटाईदार को क्या मिल गया? कानूनी मान्यता मिल गया। आप बेदखल नहीं कर सकते हैं उसको। अगर आपका बटाईदार, प्यार से ही बटाईदार को जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। क्या करता जानते हैं? किसान हो, आप तो जमीन में छोड़ कहीं खेती करे ला, हमारा परिवार बड़ा हो गया, बेटा उटा नौकरी वोकरी नहीं कराए तो सोचलिए खेत करते हैं अपने से, यानी बहाना। डायरेक्ट उसको बेदखल नहीं कर सकते, कुछ बहाना ढूंढ के उसको किसी तरह से पटिया के हटवाता है। देखे होंगे गाँव में, इन्हें कहेगा तो कम देर नहीं तो हट तो खेती नहीं कहेगा, क्या कहेगा? कुछ बहाना ढूंढ के किसी तरह से हटे, क्योंकि बटाईदार को कानूनी मान्यता मिल गई सभी से। कृषि उपज का 10 हिस्सा किसका होगा? और 6 हिस्सा, लेकिन होता क्या है, अभी भी गांव में आधा आधी, 100 रुपया पूंजी लगा तो आधा भूस्वामी देगा, आधा बटाईदार देगा। जितना उत्पादन हुआ तो आधा भूस्वामी रख लेता है, आधा। लेकिन इस अधिनियम में क्या है? कृषि काश्तकारी अधिनियम में कृषि उपज जितना हुआ 10 हिस्सा रखेगा बटाईदार और 6 हिस्सा भूस्वामी, तो 4 हिस्सा, ये हुआ 20 हिस्सा होना चाहिए। 4 आना 4 आना 4 आना 4 आना,
4 आना बराबर 16 होता है 100% पुंजिया नहीं रहेगा, पुंजिया के लिए वो रखता होगा 20 सा तो होना ही चाहिए। 4 आना बराबर 5, 4 आना बराबर 5। हाँ अरे बांटता छोड़ो ना, हम लोग तरफ तो आधा वाला बात है, इसके बारे में बता रहे। चलो अब आ गया इधर। अच्छा ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में से ही यह कानून चल रहा है आज भी। तो सबसे पहला कानून कौन आया था? 1822 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम। काश्तकारी अधिनियम में सबसे पहला बंगाल है। और आप लोग जो इसी अधिनियम के तहत आप लोग करते हैं काम, पता है कि नहीं? इसी टेंसी एक्ट के तहत करते हैं काश्तकारी अधिनियम। इस अधिनियम में क्या था? 1822 बंगाल काश्तकारी अधिनियम, याद रखेगा। रैयतों के अधिकार को क्या कर दिया गया? सुरक्षित किया गया। रैयतों मतलब किसान, भूस्वामी। यहाँ गैर रैयत मतलब बटाईदार, ये है ना। रैयत का मतलब हुआ भूस्वामी। मेन किसान किसको कहेंगे? भूस्वामी को। जो बटाईदार करता है वो किसान नहीं है, वो बटाईदार है या काश्तकार है बेचारा। किसान कहलाता है जिसका भूमि है, भूमि का जो मालिक है भूस्वामी, उसको किसान कहा गया है। तो देखो रैयतों के अधिकार को क्या कर दिया गया? सुरक्षित है। बेचारा यहाँ बटाईदार, यदि रैयत निश्चित किराया देते रहे तो भूमि से उसे विस्थापित नहीं किया जाएगा। यहाँ रैयत का मतलब एक तरह से ये जो अभी के संदर्भ में रैयत किसको कहा गया? भूमि स्वामी को। लेकिन चूंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में था तो उस समय जमींदार बनाम रैयत होता था। जैसे आप समझा लेते हैं, स्वतंत्रता का पूर्व, समझ लीजिए स्वतंत्रता अब आते हैं पूर्व, यहाँ भूस्वामी बराबर जमींदार, ठीक है। और यहाँ पूर्व में रैयत बराबर हो गया बटाई दार। अब स्वतंत्रता के बाद यानी भारत आजाद हुआ तो भूस्वामी बराबर रैयत और बटाईदार बराबर गैर। अब क्लियर हुआ कौन सा? तो यहाँ पे रैयत, ये जो अंग्रेज के समय में यहाँ रैयत का मतलब ये हो गया क्या है? बटाईदार हो गया। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पर क्या था कि ये एक्ट में कहा गया कि अगर बटाईदार जमींदार को किराया देते रह रहा है, नजराना देते रहा है, आप ही लोग नहीं रे भन्नू रसीद काट देते इतना हुआ, तो उसको भूमि से विस्थापित नहीं किया जाएगा। अभी अब वर्तमान में बटाईदार रसीद नहीं कटाता है, भूमि का मालिक कटाता, लेकिन उस समय नजराना होता था। नहीं, अस्थाई बंदोबस्त रैयत बारी पढ़े हैं ना, कितना समय में पहुंचा देना है, वही था। 1885 का बंगाल टेंसी एक्ट। अब देखिए लागू क्षेत्र बंगाल भी और इसका मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में दो एक्ट था काश्तकारी, एक बंगाल टेंसी एक्ट और दोनों बिहार 85 में लागू हुआ। पहले बिहार में पहला काश्तकारी अधिनियम कौन लागू हुआ बिहार में? 1855 का बंगाल टेंसी एक्ट। क्लियर है? इसमें क्या था? कृषि भूमि के किराएदारों के अधिकारों को हमेशा बटाईदार को ही सुरक्षित करेगा। 76 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876। कौन क्षेत्र में? संथाल परगना। इसका मतलब ये भी बिहार के पार्ट में था। भागलपुर जो एरिया है, दुमका जो एरिया है झारखंड का भी, उस सब को संथाल परगना कहते हैं। प्रावधान, कृषि भूमि के किराएदारों के अधिकार को क्या कर दिया गया? सुरक्षित किया गया। इसमें भी नहीं, इसको गलत लिखा गया, काटिए इसको, इसका प्रावधान गलत लिखा गया, काट दीजिए। आदिवासियों की भूमि को सुरक्षित किया गया।
आदिवासियों को आदिवासियों की भूमि पर बिक्री पर रोक लगा दिया गया, पर रोक लगा दिया गया। ये था गलत लिखा गया, इसको काट देंगे। 1876 का संथाल परगना का स्थायी अधिनियम लागू क्षेत्र था। संथाल परगना प्रावधान क्या था कि आदिवासियों की भूमि को क्या किया गया, सुरक्षित कर दिया गया। और ये लिखा गया इसमें कि कोई गैर आदिवासी जो है आदिवासी का भूमि का क्रय विक्रय नहीं कर सकता, रोक लगा दिया इसी से। 1855 का बिहार काश्तकारी अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ, प्रथम बार लागू 1885 में। प्रावधान क्या था कि कोई बटादार भूमि स्वामी के भूमि पर 12 वर्ष से रह रहा है तो उसका भूमि पर अधिकार होगा। सीओ साहब को अधिकार है प्राप्त। राजस्व कर्मचारी हमारा रिपोर्ट करेंगे और तुम्हारे जमीन पे दे दिए हो रे बाबा दादा दे देता है, नहीं तेरा जमीन हो तो रह। अब 12 वर्ष से रह रहा है, वो आवेदन दे दिया अंचल में और सत्यापन में पाया गया कि हाँ 12 वर्ष से रह रहा है आसपास में, तो राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट पर अंचल अधिकारी को ये शक्ति प्राप्त है कि वो उसको दखल दिला देगा। ये है ना, क्या चीज? हाँ, वो स्वामी अगर कटा रहा है तो माना जाएगा उसका, वो कंडीशन है। अगर तो उसमें बहुत लोग तेज होता है, उसको बसा देता है कि हाँ रहा, लेकिन इधर जो भूमि मालिक है वो क्या करता है, रसीद कटाते रहता है। अगर रसीद नहीं कटाया 12 वर्ष तक तब तो उसका पूरा दावा हो गया। अगर रसीद कटा रहा है तो फिर उसका दावा खत्म हो जाता है, क्योंकि रसीद कटा रहा है तो ये माना जाता है कि जमीन वास्तव में इसी का। क्लियर है ना? दूसरा, वर्तमान में कौन अधिनियम चल रहा है काश्तकारी अधिनियम? तो बिहार काश्तकारी संशोधन अधिनियम 2017। लगता है किसी की जमीन पर कोई बसा हुआ है, इसलिए दिमाग चल रहा, नच रहा, ध्यान में आ रहा होगा। चलो देखो, वर्तमान में बिहार काश्तकारी अधिनियम 2017 ये है। चलिए, काश्तकारी सुधार में ही हम आगे बढ़ते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी काल में 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी अधिनियम, इसको सीएनटी यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को सीएनटी अधिनियम कहते हैं। ठीक है, बंगाल वाला, बिहार वाला या संथाल परगना को टेंसी एक्ट, ठीक है, इसको सीएनटी अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, सीएनटी अधिनियम का मतलब ये हुआ कि आदिवासी जो है किसी भी सूरत में गैर आदिवासी को भूमि नहीं दिएगा। अभी भी लागू है, पता है कि नहीं? अभी भी झारखंड में लागू है। लागू का क्षेत्र छोटा नागपुर क्षेत्र परगना में। प्रकृति विशेषता या एक भूमि अधिकार कानून है। इस भूमि अधिकार कानून मतलब इससे आदिवासियों के भूमि के अधिकार को सुरक्षित किया गया। भूमि अधिकार कानून का मतलब इस एक्ट के तहत आदिवासियों के भूमि को के अधिकार को क्या किया गया, सुरक्षित किया गया। इसके तहत सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए गैर आदिवासियों को, यानी जो आदिवासी नहीं है, हम लोग दिकू ही कहा जाता था ना, जो आदिवासी क्षेत्र में नहीं रहता है, जंगल में जो नहीं रहता था, झारखंड क्षेत्र से बाहर के जो लोग रहते थे, चाहे वो किसी जाति का हो, तो वो आदिवासी लोग अभी भी उसको दिकू कहते हैं। दिकू का मतलब होता है शोषणकारी लोग, यानी हम लोग को दिकू बोलता है, यानी वो हम लोगों को मानता है कि शोषणकारी लोग है, हमारा शोषण किया, शोषण कर रहा है, शोषण करेगा। इसीलिए अगर मूल जनजाति क्षेत्र में जाओगे तो खदेड़ के भगा देगा। ठीक है, दिकू कहते हैं। ठीक है, तो इसके तहत सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए, मतलब जंगल क्षेत्र में जो भूमि है, जनजातीय का जो भूमि है, उस पर जनजाति यानी आदिवासी का सामुदायिक स्वामित्व होगा, उसका अधिकार होगा। और कोई भी आदिवासी, एक आदिवासी चाहेगा तो वो भूमि गैर आदिवासी को नहीं दे सकता। इसलिए सामुदायिक स्वामित्व कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी दिमाग लगाया,
कैसा करे कि कोई आदिवासी गैर आदिवासी को ना बेचे, तो उसने ये पारित कर कहा कि जो जंगल छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो भूमि है, जंगल है, एक आदिवासी का नहीं है बल्कि सभी आदिवासी का। इसी का मतलब होता है सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करना। तो जब सबका अधिकार है तब बेच पाइएगा अकेले? नहीं बेच पाइएगा। क्लियर हो गया? हाँ, कैसे बेचेगा? समझ के बेच पाएगा? यहाँ घर में भी 4 भाई हो और जमीन बेचना होता है तो दो भाई तैयार है और 2 भाई कहता ना हमारा कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है, हम नहीं बेच रहे। अब 2 भाई के कारण 2 भाई बेचारा फिर पसंद आता है। देखे बाबू, 4 व्यक्ति में घर में भाई में या तो सामुदायिक स्वामित्व है, यानी परिवार, कई परिवारों का स्वामित्व है सामुदायिक। स्वतंत्रता के बाद जब भारत आजाद हुआ तो जो पूर्व से काश्तकारी अधिनियम जितना पढ़ा बंगाल, बिहार, उसको क्या किया गया और अधिक प्रभावी बनाया गया, कड़ा कदम उठाया गया। कब? और योजना पूछेगा किस पंचवर्षीय योजना काल में? क्लियर हो गया? तो ये था काश्तकारी सुधार एनसीएफ। लिखो, लोग और बता देंगे। हदबंदी, चकबंदी। चलिए, भूमि सुधार में हमने पहला जमींदारी उन्मूलन प्रथा। जमींदारी उन्मूलन प्रथा किस अनुसूची में डाला गया? 9वीं अनुसूची। ठीक है। उसके बाद काश्तकारी अधिनियम पढ़े ना, और उसके बाद अब क्या पढ़ेंगे? हदबंदी। हद मतलब अधिकतम होता है, नाम से ही पता चलता है। अर्थ क्या? किसी व्यक्ति या परिवार को भूमि रखने का अधिकतम सीमा का निर्धारण, कि आप कितना ही भूमि रख सकते हो। तो कितना? एक परिवार का भूमि जोत का अधिकतम मात्रा कितना निर्धारित किया गया? यानी 22.7 ही हेक्टेयर। अगर किसी के पास 50 हेक्टेयर था तो 22.7 हेक्टेयर सरकार उसको रखने दिया और बाकी ले लिया और बांट दिया। भूमि अनुदान सबको, भूमिहीन को बांट दिया। नाम सुने हो ना? हाँ, ये था। यानी 22.7 हेक्टेयर से अगर आपको अधिक है एक परिवार को, एक व्यक्ति को, तो माना जाएगा कि अभी भी वो जमींदार है। क्लियर हुआ ना? इससे इतना या इससे नीचे वो रख सकता, इससे अधिक भूमि होगा तो सरकार उस समय 1952 में बांट दिया। अब बिहार में 1872 से 74 के बीच बांट दिया गया। इसीलिए बुजुर्ग लोग को याद होगा, पता लगाना, पूछना। सर्वप्रथम हदबंदी कानून बनाने वाला राज्य कौन है? जमींदारी उन्मूलन प्रथा को ही सबसे लास्ट में लिख लो। जमींदारी उन्मूलन प्रथा का भाग। अरे भाई, वहाँ जमींदारी उन्मूलन प्रथा में जो एगो बिहार लिखा है ना, बिहार में लागू, उसके बाद यहाँ लिखो अंग या भूल गए थे क्रियान्वयन का उपाय, पहला वाला लिख दो। हदबंदी, हदबंदी, हदबंदी जो था वो क्या था? हदबंदी जमींदारी उन्मूलन प्रथा का अंग है। हदबंदी के बिना जमींदारी उन्मूलन प्रथा कानून लागू होना संभव, सफल होना संभव नहीं है। अब क्लियर हुआ? चकबंदी या काश्तकारी अधिनियम जमींदारी उन्मूलन प्रथा कानून के भाग नहीं है। कौन भाग है? जमींदार। कुछ नहीं समझ में आता है तो ऐसा कर रही है क्या है यहाँ देखो। इसे बिहार में हुआ सबसे लास्ट मिला, कहाँ बोल रहे हैं? हदबंदी कानून जो है, हदबंदी व्यवस्था जो लाया गया वो जमींदारी उन्मूलन प्रथा का भाग है, क्रियान्वयन का तरीका है, विधि है। काश्तकारी और चकबंदी नहीं है। पूछ देगा कि जमींदारी उन्मूलन प्रथा में भाग नहीं था। ए, जमींदारी अधिनियम का भाग नहीं है। ए, जमींदारों का अंक। बी, बिचौलियों का अंक। सी, भूमि का हदबंदी। डी, भूमि का चकबंदी। प्रश्न नहीं है। भूमि का चकबंदी के जगह पर दे देगा काश्तकारी, तो भी क्या मानना है? काश्तकारी। अब क्लियर हुआ? जमींदारी उन्मूलन प्रथा से 3 बातें उभर के आया। पहला, जमींदारी का अंत किया। दूसरा, बिचौलियों का अंत किया। और हदबंदी
व्यवस्था लाया गया। क्लियर हो गया ना? ये समझा रहे थे। सर्वप्रथम कानून यानी केंद्र सरकार ने जमींदारी उन्मूलन प्रथा कानून लाया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि आप अब कानून बनाएं हदबंदी का। तो हदबंदी कानून केंद्र सरकार नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगा। तो सर्वप्रथम बनाने वाला राज्य कौन था? बिहार का बनाया चकबंदी। किसानों का भूमि, किसानों या भूमि स्वामी का विखंडित जो उन्हें हर जगह विखंडित है ना, और उसको एक जगह बताए थे ना, अदला बदली कर लो, उन्होंने कहा तो रखे ना, कहा हाँ, इसको क्या बोलते हैं? चकबंदी। एक जगह चक्का जैसा एक जगह कर दो, चकबंदी। 1980 के दशक में सभी राज्यों द्वारा चकबंदी कानून लागू किया गया, बनाया गया। 1980 के दशक में सभी राज्यों ने, भारत का जितना राज्य, बिहार सहित, बंगाल सहित कानून बनाया सभी राज्य ने, और सभी राज्य ने लागू किया कानून का। लेकिन 2 राज्य बच गया जो बनाया लेकिन लागू नहीं किया। वो कौन है? बिहार और बिहार और बंगाल भी बनाया कानून, चकबंदी कानून बिहार बंगाल भी बनाया, लेकिन लागू आज तक नहीं हो पाया, आज तक नहीं, ध्यान रखना। क्लियर है? बाकी सब राज्य लागू किया। चलो लिखो। चलिए अब अगला हम देखते हैं भारत में कृषि जोत। भारत में कृषि जोत में सबसे पहले समान जानकारी देखिए। देश में कृषि भूमि जोतों का औसत आकार सबसे अधिक कहाँ है? दूसरा स्थान, सबसे कम। अब बिहार में कृषि जोत का आकार देखते हैं हेक्टेयर में। तो बिहार में कृषि योग भूमि कितना है? 79.46 लाख हेक्टेयर। लेकिन इतना भूमि जो है कृषि योग है, कृषि हो सकता है, लेकिन खेती कितना होता है? इतना में, इतने में खेती होता है। खेती होता है 52.42 लाख हेक्टेयर, या कृषि होता है, खेती होता है या कृषि होता है, सब देगा तो 52.42 लाख हेक्टेयर। उस जगह कृषि योग भूमि या खेती योग भूमि है तब 79.46 लाख हेक्टेयर। क्लियर हो गया? अब कृषि जोत का संरचना क्या है? देखो, जोत का प्रकार, जोत का आकार और प्रतिशत। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर भूमि से कम, 1 हेक्टेयर भूमि से कम जिसके पास खेत का जमीन है वो सीमांत किसान। छोटी जोत 1 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच में जिसके पास भूमि है, जिस किसान के पास, वो जोत कैसा है? छोटी जोत का है। ठीक है? मध्यम जोत 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच जिसके पास भूमि है मध्यम जोत, और 10 हेक्टेयर से अधिक जिसके पास भूमि है बड़ी जोत। तो भारत में सबसे अधिक किस प्रकार का जोत है, किस प्रकार का किसान है? सीमांत नहीं, लघु किसान जिसको बोलते हैं। दूसरा छोटी जोत है, मध्यम, तीसरा में सबसे कम बड़ी जोत। बड़ी जोत अब कहाँ बचा? तो ये था आपका कृषि के पार्ट 1, भारतीय कृषि का पार्ट 1 में जो विशेषताएं, समस्याएं, महत्व, निम्न उत्पादकता, भूमि का उपयोग या प्रबंधन और कृषि जोत। अगले क्लास के लिए इंतजार करें। पार्ट कृषि, भारतीय कृषि का पार्ट 2, अगले में हम कृषि का विधियाँ या प्रकार पर आएंगे पार्ट 2 में। ये कृषि का भारतीय कृषि का प्रथम पार्ट हुआ। कल मिलते हैं, तब तक के लिए इंतजार कीजिए नए वीडियो का, नए क्लास का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।